हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीडियो में कि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। तो आज हम इस क्लास में बिल्कुल पहली क्लास आपकी होने वाली है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है उसके थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस, यानी कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, काफ़ी एवरेज के क्वेश्चन है और प्राइजेस क्वांटिटी के क्वेश्चंस हैं और भी मिक्सचर्स के कई सारे क्वेश्चंस को हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन बेसिकली एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन दो अलग वर्ड्स हैं। मिक्सचर का मतलब मिक्सचर्स के क्वेश्चन जो होंगे, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने बिल्कुल बेसिक से समझना है। हालांकि हमने पहले भी एवरेज चैप्टर में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, बट फिर भी हम इसको जीरो से समझेंगे और ये समझेंगे कि ये कंसेप्ट बना कैसे एक्चुअली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। दिस इज वेरी फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसके बेसिक्स को जानेंगे। देखो, पहली बात, जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर इस एलिगेशन एक नाम रख दिया गया चैप्टर का। ठीक है, एज सच कोई ये नहीं कि मिक्सचर एलिगेशन होता है। तो मिक्सचर्स तो बेसिकली अपने आप में क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए, जैसे सॉल्यूशंस बना दिए गए मिक्सचर्स, आप उसको कह सकते हो। तो एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। एलिगेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है हम बात करेंगे। एलिगेशन का मतलब कुछ नहीं, वेटेड एवरेज होती है। क्या होती है एलिगेशन? एलिगेशन इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। तभी इसको एवरेज चैप्टर के बाद पढ़ना ही सबसे सही सीक्वेंस होगा। तो दैट्स वाई हम एवरेज को खत्म करते ही अभी एलिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिगेशन क्या होती है? वेटेड एवरेज। अभी मैंने आपको बताया एलिगेशन क्या होती है, वेटेड एवरेज होती है। तो चलिए, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, यानी कि ओवरऑल एवरेज, एक कंबाइंड एवरेज की बात की जा रही है। तो मतलब ये हुआ, मान लो दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, अभी समझना है। तो मान लो आपके पास दो ग्रुप्स हैं, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। तो पहले ग्रुप में जो एवरेज है, लेट इट बी A1, और दूसरे ग्रुप में आप एवरेज मान लो भाई A2 मान लो। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, सपोज आपके पहले ग्रुप में N1 स्टूडेंट्स थे, दूसरे ग्रुप में N2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ही मैं आपको डेरिवेटिव पार्ट पढ़ा रहा हूं। बेसिकली डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन एक आपको एक बहुत अच्छे व्यू मिलेगा, मतलब इससे क्लैरिटी होगी कि चीज़ें एक्चुअली में एलिगेशन बना कैसे है। ठीक है, और समझते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लो, नंबर ऑफ आइटम्स कह लो, आप कुछ भी कह लो। तो नंबर की चीज़ें हैं आपकी ये है, और पहले और दूसरे ग्रुप की एवरेजेस आपको अलग से दी हुई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोनों की कंबाइंड एवरेज निकालो, तो हम निकाल लेंगे। सपोज उसको मान लेते हैं ए क्या होगा इसकी कंबाइंड एवरेज, यानी कि वेटेड एवरेज। कंबाइंड एवरेज कह लो या फिर क्या कह लो, इसको वेटेड एवरेज कह सकते हो। ठीक है, मेरी बातों को वर्ड बाय वर्ड आप ध्यान से समझना, हम इस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। अगर मैं कहूँ ये इसकी कंबाइंड एवरेज है, यानी कि वेटेड एवरेज है, तो इसको निकालेंगे कैसे? आप कहोगे कि एवरेज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। एवरेज कुछ नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सम निकालना हो तो आप ये बोलते हो कि एवरेज को मल्टीप्लाई किससे करते हो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर मुझे इन दोनों ग्रुप्स की कंबाइंड एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले का सम प्लस दूसरे का सम, यानी कि पूरे दोनों क्लासेस का कंबाइंड सम निकाल लूंगा मैं। ठीक है, मैं डिवाइड किससे कर दूंगा? टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए कैसे, सिंपल सी बात है। एवरेज A1 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 है, तो यानी कि A1 इंटू N1 क्या बन गया, सम बन गया पहले ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप का सम क्या होगा, A2 मल्टीप्लाई बाय N2 बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने टोटल ऊपर क्या लिख लिया, सम लिख लिया, एंड नीचे टोटल क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों ग्रुप्स की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने कंबाइन करके लिख दिया, और ये आपकी क्या बन गई, कंबाइंड एवरेज बन गई। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ कैलकुलेशंस को समझेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इस पे। अब देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे ये बन जाएगा a इंटू दिस N1 प्लस N2, यानी कि a के साथ आएगा N1 प्लस a के साथ क्या आएगा, N2 आएगा। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, A1 N1 लिखा है, और क्या लिखा है, A2 N2 लिखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं N1 वाली टर्म्स, यानी कि ये और ये मैं इकट्ठी लिखना चाह रहा हूं, तो N1 वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट में लिख लूंगा, ये N1
-a1n1, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ही बेसिक बात और इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी चीज़ क्या है, a2n2, n2 इधर ही लिखा हुआ तो मैं ये वाला यानी कि an2 इधर ले आऊँगा, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे मैं n1 कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे यहाँ पे a-a1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं n2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, a2 - a बन जाएगा, ठीक है। अब n1 और n2 की फाइनली रेशियो क्या बन जाएगी, n1 और n2 की रेशियो क्या बनेगी, a2 - a ओवर a - a1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये वेटेड एवरेज किस तरह से हुई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिकली एलिगेशन है, ठीक है, ये साथ में लिखा रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो दो ग्रुप्स थे, अब पहला ग्रुप उसकी एवरेज क्या है, a1, दूसरा ग्रुप उसकी एवरेज क्या है, a2, ठीक है भाई। दोनों ग्रुप्स आपने ऐसे लिख लिए। आप क्या करते हो, दो सर्कल्स बनाते हो, दो ग्रुप्स पे ही एलिगेशन लगता है, ठीक है। तो दो ग्रुप्स आपने बना लिए, दोनों की कंबाइंड एवरेज आपने बोला है a है, तो यहाँ पे माइनस अगर करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे कैसे माइनस होगा, a1 - a या फिर a - a1, आप जैसे भी कर लो, जैसे यहाँ पे आ रहा है a - a1, तो अगर मैं a - a1 करूँ, मैं मान के चल रहा हूँ a1 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे भी क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। अगर a1 छोटा था इससे तो a2 क्या होगा, बड़ा होगा, तो a2 माइनस यहाँ पे a आना चाहिए। तो वेटेड एवरेज होती ऐसे है ना भाई। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा दो अगर एवरेजेस हैं तो जो बीच की एवरेज होगी वो एक उनके बीच में लाई करेगी, यानी कि एक से वो बड़ी होगी, एक से वो छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेशो आई, किसकी रेशो आई है, n1 - n2 की आई है। तो यानी कि यहाँ पे रेशो निकालने के लिए मुझे इतना हमेशा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इनको माइनस करके ये आ रहा है, इनको माइनस करके ये आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट क्या है, एलिगेशन का है, जिसको हम वेटेड एवरेज बोलते हैं, क्योंकि आपकी कंबाइंड यानी कि वेटेड एवरेज के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट बनता है, जिससे कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान किया जा सकता है, जैसा कि हम क्वेश्चंस में बात करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि एलिगेशन की हम बात करने, इट डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूला किसका क्या है, तो उसी हिसाब से एलिगेशन लगता है। जैसे कि आप एवरेज का फॉर्मूला जानते हो, एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हो, एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ का फॉर्मूला है, जनरली ये समझने का एक तरीका है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है बल्कि समझने का तरीका है। जिस चीज़ का फॉर्मूला है वहाँ पे क्या होंगे, तीन सर्कल बनेंगे, ठीक है। जैसे एवरेज का फॉर्मूला है तो तीन सर्कल बन गए, यहाँ पे आप लिखोगे पहले ग्रुप की एवरेज, यहाँ पे आप लिखोगे दूसरे ग्रुप की एवरेज, यहाँ पे होती है दोनों ग्रुप्स की कंबाइंड एवरेज यानी कि ए, ठीक है। और माइनस करके जो चीज़ बनती है वो क्या है, जो यहाँ पे नीचे लिखा है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n1 n2 की यहाँ पे रेशियो आ जाती है, क्लियर। तो पहला एलिगेशन क्या है आपका, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एवरेज सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आप यहाँ पे एवरेज लिखोगे, यहाँ पे एवरेज लिखोगे, यहाँ पे एवरेज लिखोगे, ओवरऑल एवरेज आप कह सकते हो। और माइनस करके आपको मिलेगा क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की रेशियो मिल जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो ये पहला एलिगेशन है। दूसरे एलिगेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। भाई पढ़ा है ना आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है इसको, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्योंकि ये फॉर्मूला स्पीड का है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो केसेस आते हैं, कभी भी क्वेश्चन आता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो आपने क्या करना है, पहले केस की स्पीड यहाँ लिखनी है, दूसरे केस की स्पीड यहाँ पे लिखनी है, और ओवरऑल जो उसकी एवरेज स्पीड बन रही है वो बीच में लिखनी होती है। और आप एलिगेशन जब लगाते हो तो नीचे जो रेशो आती है वो टाइम की रेशो आएगी। कैसे पता चला मुझे, जो ये चीज़ नीचे लिखी है बेसिकली यही क्या बन जाती है, रेशो बन जाती है। नीचे वाली चीज़ क्या बन जाती है, रेशो बन जाती है। क्या ये बात क्लियर है जी। जैसे फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम था, तो स्पीड के आपके सर्कल बन गए, और रेशो किस चीज़ की आएगी, टाइम की आएगी। तो इस तरह से हम एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहीं भी किसी भी प्लेस से मैं जा रहा हूँ
किसी स्पीड के साथ जा रहा हूँ। पहले मैंने मान लो बाइक से ट्रैवल किया विद 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फिर बाद में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाय कार। तो मेरी अगर कंबाइंड ऑन एन एवरेज जो वेटेड एवरेज बन रही है या एवरेज स्पीड बन रही है वो मान लो बन रही है 65, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि मैंने किस पहले वाले पार्ट को और दूसरे वाले पार्ट को, यानी कि मैंने जो बाइक पे ट्रैवल किया है और जो मैंने कार पे ट्रैवल किया, उनमें जो टाइम लगा हुआ है उनके टाइम की रेशियो क्या होगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मैं बताया जाए कि भाई टोटल 80 मिनट लगते हैं, तो यहाँ की जो रेशियो है वहाँ से आप सेपरेटली टाइम्स भी निकाल सकते हो। हालांकि डिस्टेंस नहीं लिखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि नीचे स्पीड 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 लिख के आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, डिस्टेंस लिखते हो। यानी कि जो एक्चुअल स्पीड डिस्टेंस टाइम है ना, ये एक अलग चैप्टर है। तो उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली उनको भी काफ़ी इजीली किया जा सकता है। आपको चैप्टर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट में आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसान होंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हैं। और तीसरा एलिगेशन मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 तो चलो ये नाम का है। और इन लॉस परसेंट में भी आपने पढ़ा होगा, नीचे क्या लिखा, ऊपर क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो चाहे इन दोनों की फॉर्मूलों की बात करो, प्रॉफिट चाहे लॉस, अगर बात करें इन दोनों फॉर्मूलों में तो डिवाइड में क्या आ रहा है, सीपी, और फॉर्मूला किसका है, प्रॉफिट या फिर लॉस का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट हो, कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ अपने घर में 2 आइटम्स लेके आया, एक टीवी खरीदा मैंने, एक फ्रिज खरीदी, ठीक है। या फिर मैंने सपोज मेरी शॉप है, ये ज़्यादा रेलेवेंट एग्जांपल रहेगी। मेरी एक शॉप है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक टीवी किसी को बेच रहा हूँ, एक फ्रिज भी बेच रहा हूँ। टीवी को बेचने पे मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, हो सकता है थोड़ा पुराना स्टॉक क्लियरेंस का था, मान लो लॉस हुआ है। और फ्रिज पे क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैंने देखा ओवरऑल मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट ही हुआ है फिर भी। तो किस केस में क्या चीज़ें हैं, इस तरह से हमने लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी केस में प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आप बस इतनी बात याद रखें, कभी भी जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट परसेंट, उसकी वैल्यू को हमेशा आप प्लस में लिखोगे और लॉस परसेंट की वैल्यू को एलिगेशन में आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। ये आपके बेसिक्स हैं। और यहाँ पे भी मान लो दूसरी चीज़ पे भी प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अगर लॉस है तो माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल भी हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ओवरऑल भी प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यानी कि एलिगेशन में कभी भी 2 पार्ट्स हों, आपका प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन हो, तो आप क्या करोगे, दोनों पार्ट्स के प्रॉफिट लॉस लिख लोगे, सेंटर में ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस होगा वो लिखोगे, और नीचे जो रेशियो आएगी, जैसे कि डिनोमिनेटर में सीपी लिखा है तो CP1 रेशियो CP2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, CP1 रेशियो CP2 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका एक थर्ड कैटेगरी का एलिगेशन हो जाएगा कि इस तरह से भी हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व आगे करेंगे, बल्कि आपने पहले ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको चौथी बात बता देता हूँ। चौथी बात ये हो सकती है, जैसे मान लो कुछ प्राइजेज है, प्राइजेज और क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि एक प्राइस क्या होता है, कोई चीज़ का प्राइस क्या होता है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या होता है, क्वांटिटी होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको 100 रुपया दिया गया, घर वालों ने क्या दिया, 100 रुपये दिया गया, ठीक है। और जो शुगर लेने आप गए तो प्राइस जो था मान लो 20 रुपये किलो था चीनी का, तो क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 5 kg आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फिट बैठ रहा है, आपके पास 100 रुपये थे, 5 किलो चीनी लेके आए हो, तो चीनी कितने रुपये किलो होगी, डिवाइड करोगे आप, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इक्वल टू प्राइस, तो प्राइस आपका 20 रुपीज़ पर kg आ जाएगा। खैर ये एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्राइस का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल प्राइस होगा, ठीक है, ओवरऑल प्राइस होगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे रेशियो किस चीज़ की आएगी, क्वांटिटी की रेशियो आएगी। किस चीज़ की रेशियो आएगी, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की रेशियो आ जाएगी। तो ये 4 एलिगेशंस हैं, एक बार इसको आप प्रॉपरली देखें, फिर आगे हम बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। 4 एलिगेशन कुछ नहीं, बस आपने फॉर्मूले के हिसाब से ध्यान में रखना है कि आप एलिगेशन किस तरह से लगाते हो। अगर आप प्रॉफिट लॉस वाला एलिगेशन लगा रहे हो तो अपॉन में CP आएगा, ठीक है। अपॉन में जो चीज़ है वो रेशियो बनती है, और जिसका फॉर्मूला वो 3 सर्कल बनते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा प्राइस प्राइस प्राइस, और नीचे क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। जैसे आप पीछे भी देख रहे थे, पीछे आपने देखा कि यहाँ पे एवरेज की तो बात सिंपल ही है, 3 तरह की एवरेज, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और स्पीड डिस्टेंस टाइम में आप नीचे टाइम की रेशियो लेते हो, और तीनों चीज़ें स्पीड की, ठीक है, क्लियर है।
चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ अपने। जैसे आज का पहला क्वेश्चन होगा, पढ़ते हैं ध्यान से, इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि एलिगेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा और एलिगेशन से चीज़ें आसान हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे हमारा क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 25 kg, एक क्लास है उसकी एवरेज वेट कितना आ रहा है, एक क्लास है उसकी एवरेज आ रही है 25 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास, एक और क्लास है उसका एवरेज आ रहा है 40 kg, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द सेकेंड क्लास। देखो दो क्लासेस हैं, पहली क्लास की एवरेज 25 थी और दूसरी क्लास की एवरेज 40 थी आपकी। दोनों क्लास की कंबाइंड एवरेज कितनी बन रही है, 30 kg बन रही है। दोनों क्लासेस की कंबाइंड एवरेज 30 बन रही है, तो इनको हम अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो आ जाएगी। इन्होंने पूछा भी क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू स्टूडेंट्स ऑफ द सेकंड क्लास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों ग्रुप्स की एवरेज लिखी, उनकी कंबाइंड एवरेज माइनस करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 40 और 30 का डिफरेंस आ जाएगा 10, और बस 10 और 5 की रेशियो आपको पता है, 5 के टेबल पे बन जाएगी क्या, 2:1। दिस इज द आंसर, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो एलिगेशन में हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं बेसिकली। यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चन अभी हम ट्राई कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हम और क्वेश्चंस पे भी बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को। अब देखो आप ऑब्जर्वेशंस भी साथ साथ करते रहो। देखो जिस सेंटर में था वो कंबाइंड एवरेज थी, अब जो कंबाइंड एवरेज है वो क्या है, 25 से क्या है, बड़ी है, लेकिन 40 से क्या है, छोटी है। तो यानी कि जो एवरेज होती है वो एक नंबर से तो क्या होती है, बड़ी होती है, एक नंबर से छोटी होती है। अगर एक बार आप 30 - 25 कर रहे हो तो अगली बार आप 30 - 40 नहीं बल्कि 40 - 30 कर रहे होते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 25 व्हाट, 25 kg होगा या 25 ही समझ लो, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40, ठीक है। बॉयज़ का एवरेज वेट 40 है, गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है, 25 है, एंड एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। पिछला वाला ही क्वेश्चन है बट क्या है, पार्ट्स में लिख दिया गया। तो यहाँ पे गर्ल्स का डाटा दिया है और यहाँ पे बॉयज़ का डाटा दिया है। एवरेज वेट गर्ल्स का कितना है, 25, और एवरेज वेट बॉयज़ का कितना है, 40, और कंबाइंड क्लास का एवरेज वेट क्या है, 30, ठीक है। ऐसा तो लिख ही सकते हैं भाई। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 12, अगर बॉयज़ 12 है तो गर्ल्स बताओ। क्वेश्चन सेम था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेशो तो आप समझ ही गए हो, 10 रेशो यहाँ पे 5, जिसको आप काट के क्या लिख सकते हो, 2:1 लिख सकते हो, ठीक है। आपने 2:1 लिख दिया। अब आपको बोला गया बॉयज़ क्या है, 12 है। आप देखो बॉयज़ की जो रेशो है, बॉयज़ की रेशो, ये रेशो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके नीचे लिखी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आपने क्रॉस नहीं सोचना, ठीक है। जिसके नीचे लिखी है ये उसी की रेशो होती है। तो यानी कि बॉयज़ की रेशो 1 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 1 रेशो की वैल्यू 12 है। 1 का मतलब 12 होता है, तो फिर इस 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब 24 होगा, 12 × 2, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 24 आ गई। तो यानी कि आपको पूछा गया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो दैट इज 24, ठीक है। गर्ल्स कितनी आ गई, 24 गर्ल्स आ गई। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये बात काफ़ी सिंपली आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, देन आगे हम डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जैसे आप पढ़ो ध्यान से, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, तो आपको गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो दी है, ठीक है। सीक्वेंस भी याद रखना है, गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो दी है कितनी, 1:2। एवरेज ऑफ बॉयज़ इज 25 एंड एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा, तो यानी कि सेंटर वाला पार्ट दिया है आपको, ठीक है। जैसे बॉयज़ है ना, आप देखो कि अगर ये मान लो बॉयज़ आपने इधर बनाया, गर्ल्स आपने इधर बनाया, ठीक है। तो बॉयज़ की जो एवरेज है वो कितनी है, 25, ओके। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब कंबाइंड क्लास की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके सेंटर में लिखी जानी चाहिए। तो ये 30 है। फिर उन्होंने कहा द रेशियो, स्टार्टिंग में कहा हुआ था रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। देखो गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो लिखनी है, तो गर्ल्स की रेशियो 1 है, बॉयज़ की रेशियो 2 है। आपने सीक्वेंस भी याद रखना है, 1:2 जो है गर्ल्स टू बॉयज़ है, तो हम लेकिन सीक्वेंस फॉलो करें बॉयज़ टू गर्ल्स, तो 2:1 बन जाएगी। फिर ये वैल्यू आपसे पूछी गई एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, तो क्या है यहाँ पे, x है, ठीक है। आप देखो x लेके भी कर सकते हो, एक मैं आपको आसान तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे पहले मैं आसान बता देता हूँ कि बाई चांस कई बार नहीं आपको समझ आता या क्वेश्चन अटक जाता, तो आप दूसरा भी फॉलो कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 5, यहाँ का डिफरेंस 5 आएगा, 30 और 25 का डिफरेंस 5 आएगा, बट यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 का मतलब 5 होता है या 5 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ जो 2 है तो उसका मतलब क्या होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, जैसा कि आप जानते हो ना कि यहाँ पे क्या है, जैसे 20 छोटा था तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 ऐड कर दोगे, यानी कि 30 + 1 40 इज़ द आंसर। ठीक है, आप देख लो ना, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 30 से बड़ी होनी चाहिए, तो कितना रखें, तो 10 आना चाहिए ना। तो यानी कि 10 ज़्यादा रखोगे, 40 - 30 तभी तो आएगा 10। एक तो ये तरीका हो गया, इजी तरीका है, यही तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप x से समझना चाहते हो तो इस बात को देख लेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे क्या थी, 2:1 थी। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना पूरी बात को, पूरे बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 30 - 25। ठीक है, सीक्वेंस भी देखना आपको। ठीक है, 30 - 25, 30 - 25 जब डिफरेंस करोगे, सामने क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ओके, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो 25 था ना, एवरेज वाला छोटा पार्ट था, यानी कि फिर यहाँ पे जो एवरेज वाला पार्ट x है वो बड़ा होगा, तो यानी कि हम x - 30 करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लें, x - 30 करेंगे, 30 - x नहीं करना आपको। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है सामने 2 आ जाएगा। फिर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू बेसिकली आप समझ ही पा रहे हो, ऊपर जो वैल्यू है ये बन गई कितनी, 5 बनी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10, फिर यहाँ पे आप जान ही रहे हो x - 30, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 + 1 = 40। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो 4 वाला क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से रीड करते हैं। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें ही हैं, कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, आज हम जितनी भी बातें हैं एलिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड बेसिक बातें हैं, जो बेसिक्स एटलीस्ट हम समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं करनी भी, आप सेंटर में 40 नहीं लिखोगे, ये 40 स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 25 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 40 kg। तो 2 ग्रुप हैं आपके पास, आपको ये भी पता है कि सेंटर में क्या लिखना है, एवरेज लिखोगे। ठीक है, 2 ग्रुप्स आपके पास, एलिगेशन लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है। पहले ग्रुप में एवरेज क्या है, 25 kg, दूसरे ग्रुप में एवरेज क्या है, 40 kg। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज यानी कि जो बीच सेंटर वाली बात है ना, ये निकालनी है। सेंटर वाला जो सर्कल है ये आपको फाइंड करना है, और स्टूडेंट्स की जो रेशो है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, पहले में 40 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 20 हैं। अच्छा, पहली क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो रेशो तो समझ में आ ही रही है, 20 के टेबल पे कट गया तो रेशो कितनी है, 20:1। आप बोलोगे सर ये तो पिछला क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा, 30। बिल्कुल सही, 30 आएगा, बातें सेम है ना सारी। आप देखो 20, 45, 2:1, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 40 चल रहा है, सॉरी 30 चल रहा है। बट निकालना कैसे है, दिस इज द पॉइंट कि आप सेंटर वाली वैल्यू कैसे निकालते हो। ठीक है, चलो समझते हैं। तो कुछ लोग कहना चाहेंगे भाई हमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान के सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, आप एक्स मान के कर सकते हो। जैसे देखो, आप पहले ना जब भी एक्स वाली चीज़ लगानी है तो आप एक बार वैल्यूज़ को ध्यान से देख लो। जैसे अगर मैं वैल्यूज़ को ध्यान से देखूँ, 25, 40, तो 20 क्या है, छोटा है। अगर ये 25 छोटा है तो आप x - 25 लिखोगे। भाई माइनस क्या करते हो, बड़े में से छोटा माइनस करते हो ना, तो 25 छोटा है तो x बड़ा होगा, फिर x - 25 करोगे आप। ठीक है, तो माइनस करने के बाद सामने रेशियो क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है। ओके, अब 40 और x की बात करते हैं। 40 और x में आपका 40 फिर बड़ा है, ठीक है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 40 - x यहाँ पे लिखना चाहिए, और माइनस करके सामने रेशियो कितनी है, 2 बन गई है। ठीक है, अब रेशो आपकी 2 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x - 50, 25 × 2, और 1 इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 40 - x बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब x को आप इकट्ठा कर दो, -x इधर आ जाएगा, 2x + 1x, 1x है, 2x + 1x 3x बन जाएगा, और ये -50 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, 40 + 50 इज़ 90। तो यहाँ से पता चला हमें कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको एक ट्रिक के थ्रू भी समझेंगे। तो ट्रिक क्या है,
कभी भी सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक होती है, हम भी बात करेंगे, पहले आप इस बात को समझ लेंगे। सो चलिए ट्रिक के ऊपर समझते हैं कि क्या मतलब होना चाहिए ट्रिक का, क्या है और इसमें हम ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं, बस आसान बातें हैं। देखो, जो पहला ग्रुप था उसकी एवरेज क्या है 25 kg है, दूसरा ग्रुप उसकी एवरेज क्या है 40 kg है, ठीक है, और सेंटर में हमें नहीं पता कितनी है और हम एक्स लेना नहीं चाहते। ट्रिक का मतलब तो यही हो गया ना कि आप एक्स नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो रेशो 40 स्टूडेंट्स और 20 स्टूडेंट्स, रेशो आपकी 2:1 बन गई, ठीक है। बीच वाली वैल्यू निकालना आसान है। आप क्या करो ना, जो आपकी दो वैल्यूज़ दी उनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। आप डिफरेंस ले लो, कितना होता है डिफरेंस? डिफरेंस आप बोलोगे सर 15 होगा। 15 होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है, 15 होगा। इसको आप बांट दो किसमें, 2:1 में बांट दो, ठीक है। दोनों पार्ट्स निकाले जा सकते हैं। रेशो में आपने पढ़ा है कि ये वाला कैसे निकलेगा, ये 2 पार्ट है, आउट ऑफ व्हाट टोटल इज 3, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/3। अगर ये वाला पार्ट 2 है तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/3 ऑफ 15, तो ये बन गया 3/5 यानी कि 10 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 1/3 ऑफ 15, ठीक है, ये आपका 5 बन गया। तो यानी कि ये आपके जो 2:1 15 जो आपका डिफरेंस आया, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार, 25 और 40 का क्या आया डिफरेंस, डिफरेंस कितना बना 15 बन गया, ठीक है। 15 को आपको बांटना है इसी रेशो में, 2:1 में बांट दिया, तो 2:1 में बांटने के बाद आपको पता चला ये 10 और 5 है, ये वाला 10 है और ये वाला क्या है 5 है, ठीक है, ये वाला 10 है और ये वाला 5 है। तो अगर तो आप छोटे नंबर की बात करें, छोटा नंबर जैसे 25 है, 25 के सामने जो है आप क्या करोगे ऐड, छोटे में क्या करते हैं, छोटे के सामने वाले में ऐड करते हैं, जैसे 30 और यहाँ पे नंबर था 5, ऐड कर दिया, कितना आया 30। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 के सामने 10 है, 40 क्योंकि बड़ा है, ठीक है, 40 क्या है बड़ा नंबर है, तो बड़े में क्या करते हैं सबट्रैक्ट, 40 - 10 इज ऑल्सो 30, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से फाइनली कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बल्कि एक्चुअल में जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। कैसे? जैसे मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे बीच वाला आंसर निकालना है और मुझे ये भी पता है कि ऐड करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेरेटिव सबट्रैक्ट करना, हम कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा छोटे वाले के सामने, यानी कि वो वाली रेशो निकालूंगा। जैसे मैंने लिखा 15 को 2:1 में डिवाइड करना, तो मैं ये देखूंगा ना ये कितना होगा, मैंने ये देखा कितना आया, ये 5 आ गया, तो मैंने क्या किया सीधा 5 जोड़ दिया, 25 + 5 इज 30 आ गया, ठीक है जी। समझ पाए हैं ये ट्रिक? तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या समझा कि बेसिकली मिक्सचर एंड एलिगेशन दो अलग बातें हैं, ठीक है। मिक्सचर्स के क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे एलिगेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है कि वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें एक कंबाइंड एवरेज या वेटेड एवरेज के थ्रू ही नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो निकाली जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा इनको और भी चीज़ों पे लगाया जा सकता है, जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हो गए। एक्चुअली में क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी हमने फॉर्मेट तैयार किया है चीज़ों का, क्वांटिटी वाले प्राइस क्वांटिटी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपने ये सारी बातें, अगले पार्ट को देखने से पहले आप ये सारी बातें अच्छे से कवर कर लें, वीडियो को दोबारा देख लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।